आज की हमारी पड़ताल एक ऐसे नाम के इर्द गिर्द घूमती है जो सुनने में तो शांत है लेकिन अपने पीछे एक खौफनाक राज छुपाए हुए है। साइलेंट फेसेस। चलिए उस राज को समझने की कोशिश करते हैं जो सबके सामने होते हुए भी किसी को नजर नहीं आया। तो इस कहानी की शुरुआत कहां से होती है? अक्सर हम सोचते हैं पहले विक्टिम से, लेकिन नहीं, ये कहानी शुरू होती है दूसरी मौत से। और ऐसा क्यों? क्योंकि यही वो मौत थी जिसने एक ऐसे भयानक पैटर्न को उजागर किया जिसने मुंबई पुलिस के भी होश उड़ा दिए। स्क्रीन पर हैं अनिकेत शाह, 31 साल के एक आईटी प्रोफेशनल। कागजों पर मौत की वजह सीधी सादी है, ऊंचाई से गिरना। मुंबई जैसे शहर के लिए एक और हादसा। लेकिन क्या यह सच में सिर्फ एक हादसा था? सवाल यह नहीं था कि वो कैसे गिरा, सवाल यह था कि उसे इतनी ऊंचाई से बिना कोई निशान छोड़े किसने धकेला। और फिर सीन पर एंट्री होती है डिटेक्टिव आदित्य राव की। जगह जानी पहचानी, मंजर भी वही दर्दनाक। ऊपर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल पिछले केस जैसा ही लग रहा था, पर कभी कभी हवा में एक अजीब सी बेचैनी होती है ना। तूफान से पहले वाली खामोशी, आदित्य को वही महसूस हो रहा था। कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ थी। और उनकी इस बेचैनी को और बढ़ा दिया उनके सबऑर्डिनेट वर्मा ने, जब उसने अपनी शुरुआती रिपोर्ट दी। सर, जोर जबरदस्ती का कोई भी निशान नहीं है। सोचिए जरा, कोई निशान नहीं। ये बात तो केस को सुलझाने के बजाय और उलझा देती है। आखिर कोई इतनी ऊंचाई से बिना लड़े झगड़े कैसे गिर सकता है? लेकिन उसी एकदम साफ सुथरे क्राइम सीन के बीच आदित्य की नजर एक छोटी सी चीज पर टिक जाती है। पीड़ित की कलाई पर एक हल्का सा, लगभग न दिखने वाला निशान। ये कोई आम चोट नहीं थी, नहीं, ये निशान था उंगलियों का, जिसने गिरने से ठीक पहले कलाई को बहुत कसकर पकड़ा होगा। वर्मा की रिपोर्ट कह रही थी कोई संघर्ष नहीं, पर यह निशान तो चीख चीख कर एक अलग ही कहानी बयां कर रहा था। और बस, कलाई का वही एक छोटा सा निशान, उसी के सहारे आदित्य राव उस कातिल के दिमाग को पढ़ना शुरू करते हैं। ये कोई गुस्से में की गई हत्या नहीं थी, ये एक बेहद ठंडे दिमाग वाले शिकारी का काम था। एक ऐसा शिकारी जो एक पैटर्न फॉलो कर रहा था। वर्मा जाहिर है उलझन में था। उसने पूछा, तो इसका मतलब क्या है सर? और यहीं आदित्य ने एक ऐसी बात कही जिसने केस की पूरी दिशा ही पलट दी। उन्होंने कहा, वो उन्हें धक्का नहीं देता, वो उन्हें तैयार करता है। एक पल के लिए सोचिए इस लाइन के बारे में। ये केस अब फिजिकल फोर्स का नहीं रहा था, ये एक खतरनाक दिमागी खेल बन चुका था। तो कातिल का तरीका क्या था? आदित्य की थ्योरी के हिसाब से इसके 3 स्टेप्स थे। पहला, देखना। वो भीड़ में घुल मिलकर बिना किसी की नजर में आए अपने शिकार पर नजर रखता है। दूसरा कदम, चुनना। और ये कोई भी रैंडम इंसान नहीं होता, वो एक खास तरह के इंसान को चुनता है जो अकेला हो। और फिर आता है आखिरी कदम, मारना, बेहद शांति से, सफाई से और बिना कोई सबूत छोड़े। मतलब हम एक बहुत ही शातिर और मेथोडिकल शिकारी की बात कर रहे हैं। जब क्राइम सीन पर सबूतों के सारे रास्ते बंद हो गए तो पुलिस ने एक दूसरी दुनिया में तलाश शुरू की, विक्टिम की डिजिटल दुनिया। और यहीं पर उन्हें एक ऐसा सुराग मिला जो उन्हें सीधा कातिल के दिमाग के अंदर ले जाने वाला था। अनिकेत का अपार्टमेंट, हर चीज अपनी जगह पर एकदम परफेक्ट। और देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि इस परफेक्ट कंट्रोल दुनिया में उसकी जिंदगी को तबाह करने वाला सारा केओस सिर्फ एक चीज में कैद था, उसके लैपटॉप में। लैपटॉप के अंदर उन्हें मिला एक फोल्डर और उसका नाम था साइलेंट फेसेस। फोल्डर खोला तो उसमें अजनबियों की ढेरों तस्वीरें थी, लेकिन जो चीज इन्वेस्टिगेटर्स के होश उड़ाने के लिए काफी थी वो था हर तस्वीर पर लगा एक टाइम स्टैम्प। ये कोई यादों की एल्बम नहीं थी, ये एक तरह का लाइव ट्रैकिंग सिस्टम था। डिजिटल फोरेंसिक टीम ने जब इन तस्वीरों को एनालाइज किया तो एक डरावना पैटर्न सामने आया। तस्वीरों में सभी लोग अकेले थे और इस बात से पूरी तरह अनजान कि कोई उन्हें देख रहा है। सारी तस्वीरें एक ही आईपी एड्रेस से अपलोड की गई थीं, लेकिन चालाकी देखिए, वो आईपी एड्रेस शहर के अलग अलग पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट से बाउंस हो रहा था। ये कातिल एक डिजिटल भूत की तरह था जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। तो पुलिस के सामने 2 थ्योरी थी। वर्मा को लगा ये साफ है, कातिल अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आदित्य ने इसे एक अलग ही नजरिए से देखा। उन्होंने कहा, नहीं, वो छुप नहीं रहा है,
वो हमें दिखा रहा है, वो हमें चिढ़ा रहा है कि हम उसे पकड़ ही नहीं सकते। ये भागना नहीं था, ये अपनी ताकत का प्रदर्शन था, पुलिस के लिए एक खुली चुनौती। और ठीक जब पुलिस को लगा कि शायद वो कातिल के दिमाग को समझने लगे हैं, कातिल ने खेल के नियम ही बदल दिए। अब तक जो शिकारी परछाई में छिपा था, वो अब खुद सामने आने वाला था। आदित्य के कंप्यूटर पर एक ईमेल आता है। भेजने वाला कौन? अननोन सेंडर। ईमेल में कुछ लिखा नहीं था, बस एक अटैचमेंट था, एक अकेली तस्वीर। और जब वो तस्वीर खुली तो आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में चेहरा था खुद डिटेक्टिव आदित्य राव का। और उस तस्वीर के कोने में एक टाइम स्टैम्प था। तारीख थी आज की और समय था आज सुबह का। मतलब कातिल सिर्फ ये नहीं जानता था कि वो कौन है, वो उन्हें उसी वक्त देख रहा था। वर्मा की आवाज में घबराहट साफ थी। उसने कहा, सर वो आपको देख रहा है। अब ये सिर्फ एक केस नहीं रह गया था, ये पर्सनल हो चुका था। लेकिन आदित्य ने उसे एक ठंडी सी शांति के साथ ठीक किया। नहीं, वो बोले, अब वो मुझे सिर्फ देख नहीं रहा है, अब मैं उसका अगला निशाना हूं। क्योंकि देखे जाने में और चुने जाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो अब सारे नियम बदल चुके थे। ये अब पुलिस और कातिल की जांच नहीं थी, ये एक शिकारी और उसके चुने हुए शिकार के बीच की सीधी जंग थी। आदित्य के लिए असली खेल तो अब शुरू हुआ था। खिड़की के बाहर मुंबई की भीड़ अपनी ही रफ्तार में बह रही थी। लाखों अनजान चेहरे, हर चेहरे की अपनी एक कहानी। लेकिन अब सवाल ये था कि उस भीड़ में वो कौन सा एक चेहरा था जो खामोशी से सब कुछ देख रहा था।